नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज का मामला फिर केंद्र सरकार के पास पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो कन्हैया लाल के मर्डर पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर फिर से विचार करे। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 अगस्त को 2 बजे फिल्म निर्माता जमीयत उलेमा हिंद और हत्याकांड में एक आरोपी मोहम्मद जावेद का पक्ष सुनने के बाद अधिकतम बुधवार को रिलीज पर फैसला लेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी पक्ष सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि फिल्म में 6 कट लगाने को लेकर दिए गए पुराने आदेश को वो वापस लेगी और कानून के मुताबिक नया फैसला लेगी। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने यह दलील उसकी ओर से गठित कमेटी के फैसले पर हाईकोर्ट की ओर से की गई आपत्ति के मद्देनजर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट के तहत रिवीजन के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए सरकार कैसे फिल्म में 6 कट लगाने यानी बदलाव करने का आदेश पास कर सकती है। वहीं फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि वो 8 अगस्त को फिल्म रिलीज करना चाहते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो 4 अगस्त को दोनों पक्षों को सुने और 6 अगस्त तक फैसला ले। उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म मुसलमानों को बदनाम करती है और कन्हैया लाल हत्या मामले में आरोपी के निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार को प्रभावित करेगी। कन्हैया लाल की हत्या जून 2022 में उदयपुर में हुई थी, जब 2 हमलावरों ने उनकी दुकान पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 4 अगस्त तक फिल्म के पक्ष और विपक्ष में सुनवाई करे और अगस्त 6 तक एक ताज़ा निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की फिल्मों में कटौती करने की शक्ति सीमित है और यह शक्ति फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आती है। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज की तारीख 8 अगस्त निर्धारित की गई है। फिल्म के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। अब फिल्म की रिलीज को लेकर केंद्र सरकार का ताज़ा निर्णय आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल में नई ओबीसी सूची पर रोक लगाई गई थी। यह मामला पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची से संबंधित है, जिसमें हाई कोर्ट ने नई सूची पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, यह आदेश त्रुटिपूर्ण है। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बिना किसी ठोस आधार के पारित किया गया था। यह मामला पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची के संबंध में है, जिसमें हाईकोर्ट ने नई सूची पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची के संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला करता है और इसका पश्चिम बंगाल में ओबीसी समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह को फटकार लगाई है, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा कि शाह ने पहले के निर्देश के अनुसार उचित सार्वजनिक माफी नहीं जारी की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची की पीठ ने कहा, यह व्यक्ति हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कोर्ट ने शाह के वकील से सार्वजनिक माफ़ी जमा करने को कहा। शाह ने कथित तौर पर कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा बनाया, हमने उनकी एक बहन को सबक सिखाने के लिए भेजा। यह टिप्पणी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग करने वाले भारतीय सेना अधिकारियों में से एक किन्हीं में से एक थे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरी करने का निर्देश दिया और कहा कि जांच 90 दिनों की समय सीमा में पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की है और एसआईटी सदस्य को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम कुंवर विजय शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या फैसला करता है और इसका शाह के राजनीतिक करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के मसले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर इस मामले में कोई विचलन होता है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं। बिहार में मतदाता सूची के मसले पर एक याचिका दायर की गई थी और मतदाता सूची में कई अनियमितताएं हैं, इसके बारे में बात की गई थी। आरोप लगाया गया था कई मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, यह भी कहा गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हम इस मामले में किसी भी विचलन की अनुमति नहीं देंगे। अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम आवश्यक कदम उठाएंगे। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में कोई अनियमितता न हो। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की है और आयोगों से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मतदाता सूची के मसले पर एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में किसी भी विचलन की अनुमति नहीं देगी और आवश्यक कदम उठाएगी। यह मामला बिहार में आगामी चुनावों के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी की सिफारिश को चुनौती दी है। कोर्ट ने कहा है कि आंतरिक प्रक्रिया को 1999 में स्थापित किया गया था और मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय एक पोस्ट ऑफिस नहीं है, बल्कि इसके पास राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से पूछा है कि उन्होंने समिति की रिपोर्ट के खिलाफ इतनी देर से क्यों अपील की और क्या उन्हें पहले ही अपील करनी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने देखा कि न्यायाधीश वर्मा का आचरण विश्वासप्रद नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रधान न्यायाधीश द्वारा गठित एक आंतरिक समिति द्वारा उनके खिलाफ
प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के बाद अदालत का रुख करने में देर की। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने से परहेज कर सकती है, क्योंकि न्यायाधीश को हटाने का मामला वर्तमान में संसद में विचाराधीन है। सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि आंतरिक तंत्र केवल सिफारिश करने तक सीमित है और यह किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने का आधार नहीं हो सकता। आंतरिक समिति की सिफारिशों का बाध्यकारी मूल्य नहीं है। सिब्बल ने कहा कि आंतरिक प्रक्रिया प्रशासनिक शक्तियों के तहत तैयार की गई थी और इसके पास बाध्यकारी अधिकार नहीं है। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिनमें पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल हैं। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की संलिप्तता साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। इस मामले में अन्य आरोपी मेजर सेवानिवृत्त रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी थे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विस्फोट से 2 साल पहले सभी सांसारिक चीज़ों को त्याग दिया था और सन्यासिनी बन गई थी। अदालत का फैसला आने के बाद अब यह साफ हो गया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे जो उन्हें दोषी ठहराने के लिए काफ़ी होते। इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। मालेगांव विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को बरी करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करने के कारण है, बाइक का स्वामित्व साबित नहीं। प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि जिस बाइक पर बम लगाया गया था वह प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने 2 व्हीलर के चेसिस का सीरियल नंबर पूरी तरह से बरामद नहीं किया, जिससे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के स्वामित्व को साबित नहीं किया जा सका। साजिश का कोई सबूत नहीं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को बरी करने के कारण है, आरडीएक्स की खरीद का कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन यह साबित नहीं कर पाया कि पुरोहित ने कश्मीर में आरडीएक्स खरीदा था या उन्होंने बम असेंबल किया था। अभिनव भारत के लिए लेन देन, पुरोहित और अजय रहीरकर के बीच लेन देन हुआ था, लेकिन यह पैसे का उपयोग घर के निर्माण और एलआईसी पॉलिसी के लिए किया गया था, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए। साजिश का कोई सबूत नहीं। पुरोहित और अन्य आरोपियों के बीच किसी भी प्रकार की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन ने आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और किसी को भी केवल शक के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई वाली। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ नहीं मिले हैं बोल के। कर्नाटक हाईकोर्ट ने धर्मस्थल सामूहिक दफन मामले में बेंगलुरु सिविल कोर्ट द्वारा लगाए गए मीडिया गिग ऑर्डर को रद्द कर दिया है। यह गैग ऑर्डर मीडिया हाउस और यूट्यूब चैनलों को धर्मस्थल मंदिर चलाने वाले परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री एकत्रित या प्रकाशित करने से रोकता था।
एक सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उसे 1995 और 2014 के बीच धर्मस्थल में कई शव दफनाने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे विवाद और मीडिया कवरेज हुआ। बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने मीडिया हाउसों को हर्षेंद्र कुमार डी, धर्मस्थल धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े के भाई और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने का आदेश दिया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने यूट्यूब चैनल का उल्लेख किया और यूट्यूब चैनल कुदला रैम्पेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को सक्षम अदालत में नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया। अब सक्षम अदालत इस मामले की पुनः जांच करेगी और अंतरिम आवेदन की जांच कर निर्णय लेगी। अदालत का यह निर्णय व्यक्तियों और संस्थाओं को अपमानजनक सामग्री से बचाने के साथ साथ स्वतंत्र भाषण के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश में किए गए बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। इसके साथ ही शीघ्र निपटारे का आदेश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया कि उसने सिविल मुकदमे, आपराधिक कार्यवाही, आरोपों या प्रतिवादों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने की याचिकाकर्ता को सलाह दी। कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। और कोर्ट्स दिस वीक में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।